कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं हो। दोस्ती मत रखना यारों, क्योंकि कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं MNL न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधुबनी में है। मधुबनी के प्रसिद्ध शिक्षाविद में से एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर PC झा सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही MNL न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों के आत्मा में जो परमपिता परमेश्वर विद्यमान हैं, मैं उनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ उनके जीवन की शुभ मंगलमय कामना करता हूं। सर से मिलने का MNL न्यूज़ टीम का मकसद यही है कि चूँकि 10th का एग्ज़ाम हुआ है, लगभग 16 से 17 लाख विद्यार्थी इसमें अपीयर हुए हैं। बहुतों का जो परीक्षा परिणाम है वो बढ़िया है, बहुतों का उतना बढ़िया नहीं है। उसके बाद छात्रों के बीच में वहाँ की स्थिति है कि हम आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए। इसको लेके सर से हमारी विस्तार से बात होगी। सर, सबसे पहले तो 10th का जो अभी रिज़ल्ट आया है 2 दिन पहले, तो उन सभी छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैट्रिक के जितने भी सफल परीक्षार्थी हैं, पूरे बिहार के टॉपर सहित और ख़ास करके मधुबनी जिला के जो प्रतिभावान छात्र 2 हैं, दिवाकर झा जिनका कि 478 अंक है, और अंकित कुमार झा जिनका कि 477 अंक है, उन सभी सफल छात्रों को कोटि कोटि अभिनंदन है और शुभ मंगलमय कामना है। मधुबनी का नाम रोशन करने के लिए, मिथिला को प्रतिष्ठित करने के लिए इन दोनों छात्रों को बहुत बहुत आभार है। सर, इससे पहले टॉप 10 में मधुबनी के विद्यार्थी जगह नहीं बना पाते हैं। आपने दिवाकर झा का नाम लिया जिनका मार्क्स 478 है, और अंकित झा जिनका मार्क्स 477 है। टॉप 10 में ये दोनों विद्यार्थी हैं। तो आने वाले समय में सर ये समझा जाए कि अब टॉप 10 या टॉप 5 में अपने मधुबनी मिथिला के भी विद्यार्थी इसमें आएंगे? अगर निष्पक्ष मूल्यांकन होता है तो मधुबनी के छात्र निश्चित रूप से ही आएंगे, क्योंकि मधुबनी एक ज्ञान उर्वरक धरती है। अभी भी बहुत ही संस्कार युक्त और अनुशासित शिक्षा मधुबनी में हो रहे हैं, और मधुबनी के शिक्षक सब काफ़ी समर्पण भाव से पढ़ा रहे हैं। निसंदेह यह सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, हम सीधा मुद्दे पे आएंगे। सर, 10th का एग्ज़ाम हुआ, लगभग 17 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में अपीयर हुए थे। अब इसके बाद विद्यार्थियों के पास 3 से 4 विकल्प है, या तो साइंस रखे, या कॉमर्स रखे, या आर्ट्स रखे, या टेक्निकल एजुकेशन की ओर जाए। सबसे पहले साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। चूँकि आप कॉमर्स के टीचर हैं, लगभग 35-40 सालों से आप इस फील्ड में हैं, आपके पास अपूर्ण अनुभव है। तो सर, बच्चे कॉमर्स की तरफ क्यों आए और कॉमर्स क्यों रखे मौजूदा जो मॉडर्न युग है इसमें? सबसे पहली बात तो मैट्रिक परीक्षा के बाद अगर उनके पास 3 विकल्प हैं, विज्ञान, कला और वाणिज्य रखने का, तो वह तीनों को अपनी अपनी अभिरुचि के साथ रखें, और जिनमें उनकी अभिरुचि है वही विषय रखें। अभी प्रश्न यह उठ रहा है कि वाणिज्य ही क्यों रखें। तो नई शिक्षा नीति जो है उसमें भी एक झलक देखने को मिला है कि 6वीं क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये जो कॉमर्स है यह रोजगार परक शिक्षा है। यह रोजगारों का सृजन करेगा, स्वरोजगार की वृद्धि करेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो मतलब एक अभियान है, वह आत्मनिर्भर भारत की अभियान में यह विषय उनको अधिक से अधिक मदद करने वाला विषय है। और ख़ास करके आप गौर करेंगे, बिहार का जो अभी डाटा आपने देखा है, जो साइंस जो है वह और कला जो है, इसके वनस्पति वाणिज्य महज 10% भी नहीं है। जैसे कि 5 लाख से अधिक साइंस के छात्र हैं, 6 लाख से अधिक कला के छात्र हैं, और कॉमर्स में 48,000 लगभग 48 से 48,500 के अप्रॉक्स में छात्र हैं।
तो यह एक बात होती है कि अगर मांग अधिक हो और अगर पूर्ति कम हो तो वह अधिक मूल्य होता है उसका। यह अर्थशास्त्र का एक सामान्य सिद्धांत है। तो रोजगार के सृजन में वाणिज्य रखना बिहार के छात्रों के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से तुरंत अगर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, इस देश को आर्थिक स्वतंत्रता में मदद करना चाहते हैं, तो उन छात्र के लिए वाणिज्य बहुत ही बेहतर विषय साबित होगा। वैसे सभी छात्र अपने अपने अभिरुचि के अनुसार ही विषय को चुनें। सर यहाँ पे एक मेरा काउंटर क्वेश्चन रहेगा, साइंस से भी तो हम रोजगार मुझे मिल सकता है, आर्ट से भी मिल सकता है, तो कॉमर्स? साइंस और आर्ट ये दोनों से भी रोजगार मिल सकता है, लेकिन ये जो है सो स्वरोजगार पैदा करता है और दूसरे को भी रोजगार देता है। जैसा कि आप देखते होंगे, जो कॉमर्स जो है सो छोटा से लेकर के छोटे उद्योग खोल करके, छोटा व्यापार खोल करके, बड़े बड़े उद्योग लगा करके, साथ ही साथ अभी जो उद्योग जगत का काफ़ी विस्तार और विकास हो रहा है, तो इस विस्तार और विकास में वाणिज्य के जो छात्र हैं उनकी अधिक से अधिक भूमिका लेखांकन के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो इसमें रोजगार की अपार संभावना है। वैसे सारे विषयों में स्कोप है। अगर छात्र समर्पण भाव से किसी भी विषय को चुन करके अगर परिश्रम करें तो सफलता उनके कदमों को चूमेगी। अतः अपनी अभिरुचि के अनुसार ही विषय चुनें। लेकिन अगर पाना चाहते हैं तुरंत रोजगार, अगर करना चाहते हैं भारत को आत्मनिर्भर, आर्थिक संपन्न, अगर प्राप्ति भारत को अगर चाहते हैं, तो संकल्पित भाव से वाणिज्य आपके लिए बहुत ही उपयुक्त विषय साबित होगा। सर संक्षेप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप कितना मानते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा है मौजूदा जो एजुकेशन व्यवस्था है हमारे भारत की उस पर? सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भारत सरकार को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। बहुत दिनों से ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता थी। इस शिक्षा पद्धति में जो प्रारंभिक शिक्षा जो मातृभाषा में दी जाएगी, यह इसकी एक अनोखी विशेषता होगी, क्योंकि निसंदेह जो मातृभाषा में शिक्षा जो दी जाएगी वह छात्रों के जहन में सीधा उतरेगा। हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहे थे कि शिक्षा की सबसे जो उपयुक्त भाषा है वह मातृभाषा है। और दूसरी बात, इसमें रोजगार परक शिक्षा की झलक दिखती है कि छात्र जो है सो स्वावलंबी बनेगा। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि तालीम विश्वविद्यालय से तालीम लेकर के नवयुवक रोटी और रोजगार के खोज में दर दर भटकते हुए नजर आते थे। लेकिन यह शिक्षा नीति अर्थकरी शिक्षा नीति है और आत्मनिर्भर नवयुवकों को बनाएगी। अतः इस शिक्षा नीति को हम बहुत ही अच्छा मान रहे हैं। इसकी आवश्यकता थी। यह समयानुसार शिक्षा है, इसमें डिजिटल कॉन्सेप्ट है और आज का जो वर्तमान युग है उस वर्तमान युग के अनुसार यह शिक्षा बहुत ही अच्छी है। सर मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतने उससे ज़्यादा वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं मधुबनी में, कॉमर्स के जाने माने आप शिक्षक हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को कितना प्रभावी मानते हैं? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी काफ़ी प्रचार प्रसार उसका हो रहा है। जिन छात्रों को सुविधा नहीं है, जो छात्र दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, शिक्षकों की जहां कमी है, उसके लिए ऑनलाइन जो शिक्षा है वह वरदान साबित हो रही है। और ऑनलाइन शिक्षा सब छात्रों के लिए उपयुक्त भी नहीं है। छात्र अलग अलग स्तर के होते हैं
अगर छात्रों को ऑफलाइन की सुविधा है, अच्छे शिक्षक विद्यमान हैं और उनको सुविधा है कि वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन जो है उसको उन्हें वरीयता देनी चाहिए और वह उनके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा जो है सुप्रभावी शिक्षा हो रही है। सर अभी नए नए टीचर लोग आ रहे हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में, चूँकि आप वरिष्ठ टीचर हैं मेरी नज़र में, तो शिक्षकों का कैसा आचरण होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, विद्यार्थी के प्रति? देखिए, शिक्षक को तो काफ़ी सतर्क पूर्वक रहना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक का जो आचरण है, शिक्षक का जो व्यवहार है, शिक्षक का जो वेशभूषा है, शिक्षक के वाणी का जो प्रयोग है, शब्द का प्रयोग जो वर्ग में करते हैं, उसका व्यापक प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। अतः अगर छात्रों को काफ़ी सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाना है तो उनके खुद के आचरण पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वे ये नहीं समझें कि हम जैसे तैसे रह रहे हैं। नहीं, उनसे पूरे समाज कनेक्टेड है। अगर एक इंजीनियर गलत करेगा तो एक पुल ध्वस्त हो सकता है, एक डॉक्टर एक व्यक्ति का जीवन ले सकता है, लेकिन अगर एक शिक्षक से थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो पूरे छात्रों का जीवन ही नहीं, समाज का जीवन ही समाप्त हो सकता है। अतः शिक्षकों के अपने आचरण पर, व्यवहार पर, अपने शब्द पर काफ़ी सतर्कतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। सर एक क्वेश्चन मेरा रहेगा छात्र के तौर पे भी और सभी छात्रों के लिए भी, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमारे दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य है जो सुसभ्य, सुसंस्कृत, सुसंपन्न और समतामूलक समाज और राष्ट्र का निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षकों को हम आह्वान करते हैं कि आप समाज के निर्माता हैं, इन उद्देश्य की पूर्ति में छात्रों का आप सहायक बनिए। छात्रों के लिए सर क्या संदेश रहेगा हमारे MNL न्यूज़ बिहार के माध्यम से? आपके MNL न्यूज़ के माध्यम से हम छात्रों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार से दोस्ती मत रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत सधे हुए शब्दों में इतने बहुत सारी सर ने बातें बताई। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉन्स के बारे में भी चर्चा हुई, कॉन्स के बारे में भी चर्चा हुई, पॉजिटिव पॉइंट भी सर ने बताया, निगेटिव पॉइंट भी सर ने बताया। अब सोचना आपको है कि आपको कौन सब्जेक्ट में आप फिट बैठते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट पे एग्री हैं तो आप कॉमर्स की ओर रुख करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की ओर आप रुख कर सकते हैं। हमारे साथ मधुबनी के जाने माने शिक्षाविद, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर PC झा सर थे। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा फिर मिलेंगे एक नए शिक्षाविद के साथ। देखते रहिए।